चलिए नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टार्ट करते हैं। ये है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पर, जिसका नाम पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन फिक्स्ड एसेट होता था। कुछ साल पहले इसका नाम बदल के प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट किया गया और एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 होता था डेप्रिसिएशन पर, उसको हटाकर इसमें मर्ज किया गया। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक्चुअल में जो नए सीरीज है इंड एएस उससे मिलता जुलता है, इसलिए इसको अपडेट किया गया। काफी बड़ा लगेगा आपको और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें काफी कुछ हमें बताया गया है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 हम पीपीई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पर स्टार्ट करते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताना। किस बारे में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताएंगे? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के बारे में, ताकि यूजर जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का उसको पता चल सके कि जहां पर वो पैसा लगा रहा है उस बिजनेस ने कितना पैसा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में लगाया है और उसमें अगर चेंज हुआ है तो कितना हुआ है। जो मेन इशू है वो है रिकॉग्निशन। कब रिकॉग्नाइज करें, उसकी अमाउंट कितना हो, कैरिंग अमाउंट, उस पर डेप्रिसिएशन कितना लगे, और इम्पेयरमेंट लॉस का क्या हो। इम्पेयरमेंट लॉस का एक अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। इम्पेयरमेंट लॉस का मतलब होता है कि हमारी जो बैलेंस शीट वैल्यू है, जैसे बैलेंस शीट में हमारी कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मान लिया 25 लाख की है और उसकी मार्केट वैल्यू मान लिया 20 लाख हो गई, तो इस 5 लाख को इम्पेयरमेंट लॉस बोलते हैं। तो इम्पेयरमेंट लॉस के ऊपर एक अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी है, जिसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे। तो उसके बारे में भी थोड़ा बहुत यहाँ बताया गया है। तो क्या क्या काम करना है हमें? रिकॉग्नाइज करना है, उसकी कैरिंग अमाउंट का पता लगाना है, उस पर डेप्रीशिएशन कितना होगा वो पता लगाना है, इम्पेयरमेंट लॉस का पता लगा। तो ये हमें मेन 4 मुद्दे हैं इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के। स्कोप की बात करें तो जहां पर भी ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हमारा यूज होगा वहां पर ये अप्लाई हो जाएगा, लेकिन वहां अप्लाई नहीं होगा जहां पर कोई और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मतलब सेट के बारे में कोई स्पेशली अलग से कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है तो उसको अप्लाई करिए, अदरवाइज ये अप्लाई होगा। तो ये कहाँ अप्लाई नहीं होगा? बायोलॉजिकल असेट related to agriculture activity other than bearer plant। अब देखिए बायोलॉजिकल असेट मतलब पेड़ पौधे वगैरह होते हैं, लेकिन यहां लिखा है अदर देन बियरर प्लांट्स। बियरर प्लांट क्या होते हैं उसके बारे में अभी हम अच्छे से बातचीत करेंगे। ये स्टैंडर्ड बियरर प्लांट पर अप्लाई होता है, बट इट डज नॉट अप्लाई टू द प्रोड्यूस ऑन बियरर प्लांट। इसका क्या मतलब है? देखिए असेट किसे कहते हैं? जो हमारा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है, प्रोड्यूस करता है, उसे हम असेट बोलते हैं, मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बोलते हैं। मान लिया हमारे आम के बाग है, बहुत सारे पेड़ है आम के, उस पेड़ पर क्या लगता है? आम। तो आम हमारा एक प्रोडक्ट हो गया। तो ये पेड़ क्या है हमारे लिए? पेड़ हमारे लिए फिक्स्ड एसेट ही तो है, तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ही तो है। तो इन पेड़ों को जिनसे फल निकलता है, हम फल को तोड़ते हैं, फिर अगले सीजन में फिर फल निकलता है, फिर फल को तोड़ते हैं, तो वो पेड़ बियरर प्लांट होता है। हमारे लिए वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होता है।
लेकिन ये लिखा है साफ साफ कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आम के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, प्रोड्यूस पर अप्लाई नहीं होगा। जो बियरर प्लांट का प्रोड्यूस है उस पर अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आम के लिए तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है ना हमारा, इन्वेंट्री, उस वो अप्लाई होगा। ये तो हमारा फिक्स्ड एसेट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पर अप्लाई होता है, और वो क्या है? पेड़। अगर हम कोई फसल उगा रहे हैं और फसल को, क्रॉप को काट कर बेच रहे हैं, या उसमें से जो फल लगा उसे बेच रहे हैं और फसल को काट कर फेंक रहे हैं, मतलब वन टाइम यूज वाली है, तो उसे बियरर प्लांट नहीं बोलते, क्योंकि वो बार बार तो हमें कोई चीज दे नहीं रही है ना। जैसे आपने गन्ने की खेती करी, गेहूं उगाया, चावल उगाया, तो एक बार उगाया काट दिया, तो वो बियरर प्लांट नहीं है। तो बियरर प्लांट क्या है? जो बार बार हमें फल सब्जी कुछ दे रहा है बार बार। तो जनरली फ्रूट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स या फ्रूट्स जो लगते हैं और बार बार पेड़ वैसे के वैसे हम उसमें से तोड़ रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर तोड़ रहे हैं, तो वो क्या है? बियरर प्लांट। वो हमारे लिए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, उसके ऊपर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होगा, बाकी चीजों पर नहीं होगा। क्लियर है ये? दूसरा, ये किसके ऊपर नहीं होगा? वास्टिंग एसेट्स। वास्टिंग एसेट्स क्या होता है? जैसे तेल के कुएं हैं, हम तेल निकाल रहे हैं, नेचुरल गैस के रिसोर्सेज हैं, हम वो निकाल रहे हैं, दीज आर वास्टिंग एसेट्स। इन पर हमारा ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होगा। लेकिन अब आप एक बात बताइए, तेल का कुआं है, उस तेल के कुएं से तेल निकालने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें लगा रखी हैं, तो उन बड़ी बड़ी मशीनों के ऊपर तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये लिखा है, हाउ एवर दिस स्टैंडर्ड अप्लाई टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट यूज्ड टू डेवलप और मेंटेन द असेट्स इन ए एंड बी। अब जैसे मेरे पास, मैं खेती करता हूं, खेती करने के लिए मेरे पास ट्रैक्टर है, तो वो ट्रैक्टर बायोलॉजिकल असेट को मेंटेन करने के लिए है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि बायोलॉजिकल असेट पर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होता है, तो ट्रैक्टर पर भी अप्लाई नहीं होगा। नहीं, उस पर होगा, साफ साफ बता दिया कि हम बायोलॉजिकल असेट पे अप्लाई नहीं करेंगे, वास्टिंग असेट पर अप्लाई नहीं करेंगे, बट उनसे रिलेटेड और कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है तो उस पर अप्लाई करेंगे, अगर वो हमारे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन में आता है। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, वो भी अभी हम देख लेंगे। Other accounting standard may require recognition of an item of PPE based on approach different from this standard. ऐसा हो सकता है दूसरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कुछ और बोल रखा हो, जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 लीज अकाउंटिंग पर है। लीज होता है जब कोई चीज हम किराए की लेते हैं और असल में ओनर है, हम इंस्टॉलमेंट में एक तरीके से पैसा दे रहे हैं, हमने खरीद ली लेकिन पैसा इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं, वो भी इसमें कवर है, जिसे हम फाइनेंशियल लीज बोलते हैं। और किराए की कोई चीज ली है उसे हम ऑपरेटिंग लीज बोलते हैं, दोनों ही इसमें कवर है। तो वहां पर कुछ अलग तरीका दे रखा है, मेथड अलग है एएस 19 में। तो एएस 19 में अगर लीज पर अप्लाई हो रहा है तो एएस 10 लीज पर अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि एएस 19 स्पेसिफिकली लीज को डील कर रहा है। तो वो असेट है, उसको डील करने के लिए एक सेपरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वहां पर अप्लाई नहीं होगा। ऐसे ही हमारा एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 है जो इन्वेस्टमेंट को डील करता है। आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीदते हैं, तो वहां पर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के हिसाब से अकाउंटिंग करते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 स्पेशली इन्वेस्टमेंट को डील कर रहा है, तो एएस 10 इन्वेस्टमेंट को डील नहीं करे, उन चीजों को डील करेगा जो एएस 13 में नहीं है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। अदरवाइज इन्वेस्टमेंट के बारे में बात आएगी तो पहले हमें एएस 13 पर जाना होगा, लीज से रिलेटेड बात आएगी तो पहले हमें एएस 19 पर जाना होगा। भाषण में आती है, वहां कोई बात नहीं है तो फिर हम एएस 10 पर मदद ले सकते हैं कॉमन किसी जनरल बात के लिए। डेफिनेशंस,
तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन तो है पीपीई, व्हाट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या है? एक टेंजिबल आइटम है। याद करो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 किस पर है? इंटेंजिबल एसेट पर। अगर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों आना होता ना, तो फिर AS 26 को भी विड्रॉ करना पड़ जाता, लेकिन वो एज इट इज है, क्योंकि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में केवल टेंजिबल एसेट्स आएंगे एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो क्या है वो टेंजिबल आइटम्स जो हमारे पास है फॉर यूज इन द प्रोडक्शन, जो हम प्रोडक्शन के लिए यूज कर। तो प्रोडक्शन के लिए क्या यूज करते हैं हम? प्लांट एंड मशीनरी वगैरह, है ना, वो सारी चीजें। और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, सप्लाई करते हैं हम गुड्स की या सर्विसेज, उसके लिए हम कोई यूज करते हैं ऐसे। जैसे मेरे पास एक बस है, ट्रक है, जिसपे मैं सामान डिलीवर करता हूँ, वैन है उसमें डिलीवर करता हूँ, वो सारी चीजें। सर्विस इक्विपमेंट्स है, वो सारी चीजें। या तो प्रोडक्शन के लिए है मेरे पास कोई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, या सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज के लिए, या फॉर रेंटल टू अदर्स, मैं रेंट पर देता हूं, रेंट पर देता हूं किसी को कोई चीज। तो वो बिल्डिंग है मेरे पास, मैं रेंट पर देता हूं। मेरे पास मशीन है, जनरेटर है, मैं रेंट पर देता हूं, तो वो भी यहां पर कवर हो जाएगा। और फॉर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस, मेरे पास बिल्डिंग है, ऑफिस है, वो भी कवर हो जाएगा। कंप्यूटर्स है, वो भी कवर हो जाएगा। एसी है, रेफ्रिजरेटर है, वो भी कवर हो जाएगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए आया है, तो वो भी सारी चीजें मेरी पीपीई में आ जाएंगी। तो बहुत सारी चीजें कवर हो गई, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग में, गुड्स और सर्विस की सप्लाई में, दूसरों को रेंट देने में, या खुद के यूज करने के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए यूज करने के लिए। ये सारी चीजें जो टेंजिबल हैं पीपीई है। और ये अभी ए पार्ट ही हमने देखा। इसमें कोई डाउट है किसी को? और आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड ड्यूरिंग मोर देन ए पीरियड ऑफ, एंड मतलब साथ में दोनों बातें होनी चाहिए। मतलब ए पॉइंट में जो लिखा है वो, और साथ ही साथ एक साल से ज्यादा पीरियड के लिए हम उसको यूज करना चाहते हैं। हम चाहते हैं एक साल से ज्यादा के लिए यूज करना। इट मे बी पॉसिबल एक साल से कम पीरियड के लिए यूज करें, बट जब खरीद रहे हैं तो हमारी इच्छा है हम उसे 12 महीने से ज्यादा पीरियड के लिए यूज करेंगे। मान लिया हमने कोई एसेट खरीदी, प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, 5 साल सोचा कि 8 महीने में वो मशीन सही नहीं है, प्रोडक्ट चेंज कर दिया, XYZ रीजन से हमें बेचना पड़ गया, तो वो बात अलग है। लेकिन मेन मुद्दा है जब हम खरीद रहे हैं तो 12 महीने से ज्यादा के लिए हमने सोचा उसको यूज करने के लिए। इंटेंजिबल एसेट कहां पर कवर है? AS 26। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस का क्या मतलब है? एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस का मतलब है जो भी बिजनेस पर्पस है। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, पर्सनल एंड फंक्शन ऑफ एंटरप्राइज, इवन पीपीई है अगर हमारे पास कोई एक्विजिशन फॉर सेफ्टी और एनवायरमेंट रीजन से है ना। यहाँ पीछे भी फायर एक्सटिंग्विशर लगा रखा है हमने, आग से बुझाने के लिए, सेफ्टी पर्पस के लिए। तो ये भी क्या है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। The acquisition of such PPE, although not directly increasing the future economic benefit of any particular existing item of PPE, may be necessary for an enterprise to obtain the future economic benefit from its other asset. देखिए असल में क्या होता है, असेट की एक बेसिक
डेफिनेशन ये होती है कि इससे हमारे बिजनेस में फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आएगा, असेट से फ्यूचर में हमें बेनिफिट होगा, पैसा आएगा। अब अगर हम ये कहें सेफ्टी पर्पस के लिए कोई एसेट है, एनवायरनमेंट के लिए है, तो उससे तो कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हमें आ नहीं रहा है। तो यहाँ क्लैरिफाई किया गया है कि ये जरूरी है, बिना इसके आप बिजनेस ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने गाइडलाइन इशू करी है कि अगर आपने ये सब नहीं करा तो आपका बिजनेस चलेगा नहीं। तो ये चीजें जरूरी है ताकि दूसरी चीजों को यूज करके हम इकोनॉमिक बेनिफिट ले पाए, तो इसे भी हमने पीपीई इसलिए माना है। Such items of PPE qualify for recognition as a asset because they are enable an enterprise to derive future economic benefit from related assets in excess of what could be derived had this item not acquired. तो हम दूसरी चीजों से अगर ज्यादा बेनिफिट भी ले पा रहे हैं तो ऐसी एसेट को भी हम लोग पीपीई में ले लेंगे। पीपीई खुद कोई एसेट खुद हमें बेनिफिट नहीं दे रही, बट वो दूसरी एसेट से एक्स्ट्रा बेनिफिट दिला रही है, तो वो भी हमारी क्या हो जाएंगी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो जाएगा। एग्जाम्पल, एक केमिकल मैन्युफैक्चरर है, उसने एक न्यू केमिकल हैंडलिंग प्रोसेस लगाया है एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि वो प्रोडक्शन करता है और स्टोरेज करता है डेंजरस केमिकल को। तो उससे क्या होगा, related plant enhancement and recognized as an asset because without them the enterprise is unable to manufacture and sell chemicals। तो केमिकल है, बहुत खतरनाक है, एक्सीडेंट हो सकता है, किसी की जान जा सकती है, चोट लग सकती है। उससे बचाने के लिए कुछ हैंडलिंग प्रोसेस में कुछ इंस्टॉल किया गया है ना। ऐसी मान लिया कोई वेस्टेज होता है, जैसे हमारे बिजनेस में कुछ वेस्टेज है, केमिकल वेस्टेज। अब उस केमिकल वेस्टेज को गवर्नमेंट ने मना कर रखा। पहले तो क्या होता था, नदी के किनारे एक कंपनी बनाई, एक जगह ली और सारा केमिकल नदी में डाल दिया। अभी भी होता है, बहुत सारी जगह अभी भी होता है। तो अगर गवर्नमेंट ने कहा नहीं, आप इसे नदी में नहीं डाल सकते क्योंकि इससे पानी खराब होता है और सब लोगों की सेहत खराब होती है, तो आप इस जो केमिकल वेस्टेज है इसका कोई ट्रीटमेंट प्लांट लगाइए और इसको ऐसे पानी में मत डालिए, ना जमीन में डालिए। तो प्लांट लगाया, पता चला 20 लाख रुपए का प्लांट है, जो हमारी वेस्टेज है उसको वो कंज्यूम करके कुछ ऐसा कर रहा है कि एनवायरनमेंट के लिए वो बुरा नहीं हो रहा है, तो वो भी हमारी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में आएगी ना। बियरर प्लांट मैंने आपको बताया, जैसे आपको एग्जांपल दिया, आम के बाग है, तो आम के जो पेड़ है वो क्या है, बियरर प्लांट। तो बियरर प्लांट क्या है, जो प्रोडक्शन यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस is expected to bear produce for more than a period of 12 months। 12 महीने से ज्यादा पीरियड के लिए इसके ऊपर कोई प्रोड्यूस आएगा, और ये उम्मीद कम है कि आप इसको काट के लकड़ी बेचोगे, अनटिल अनलेस जब ये पूरा खराब हो जाएगा, लाइफ खत्म हो जाएगी। अब पेड़ में फल आने बंद हो गए हैं, तो क्या ही करेंगे फिर हम, अनटिल। अब एक बताओ, आपने मशीन खरीदी 10 साल के लिए, 10 साल मशीन चलाई, जब मशीन बेकार हो गई तो स्क्रैप करोगे या नहीं। तो ऐसे ही जब आपका पेड़ इस बेकार हो जाएगा, क्या करोगे, लकड़ी बेचो। तो रिमोट लाइकलीहुड ऑफ बीइंग सोल्ड एज ए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मतलब उसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की तरह उस पौधे पेड़ को नहीं बेचेंगे आप, मतलब पेड़ को एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मतलब लकड़ी की तरह नहीं बेचेंगे, एक्सेप्ट फॉर इंसिडेंटल स्क्रैप से। तो स्क्रैप हो जाएगी तो अलग बात है ना, मान लिया उसके अंदर दीमक लग गई, पेड़ पूरा खराब हो गया, तो उसे काटना मजबूरी है, तो अलग बात है। उस पर फल नहीं लग रहे, तो हमने भाई फल नहीं लग रहे तो अब छाए के लिए थोड़ी ना लगाया, हमारा काम तो है उसमें फल आए और बेचे। अब फल नहीं लग रहे तो उसे काट के नया पेड़ पौधा लगाएंगे जो पेड़ बनकर हमें फल देगा।
तो when bearer plant are no longer used to bear produce, they might be cut down and sold as scrap. ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अगर ऐसा बेच रहे हैं तो इसका मतलब बियरर प्लांट नहीं है, ऐसा नहीं है, बियरर प्लांट तो है, लेकिन आपको क्लैरिफाई करने के लिए बता रहे हैं कि क्या बियरर प्लांट नहीं है। जो प्लांट कल्टीवेटेड टू बी हार्वेस्टेड एज ए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मतलब जो एक बार फसल उगाए वो काट दी, वो बियरर प्लांट नहीं है, ठीक है। इसके अलावा देखो, जब हम इनकम टैक्स में बात करते हैं एग्रीकल्चर इनकम की, तो इनकम टैक्स में एग्रीकल्चर इनकम के लिए हम कहते हैं इसमें दो बातें होना जरूरी है, दो चीजें होती हैं एग्रीकल्चर के लिए। एक होता है उस पर बेसिक वर्क होता है। बेसिक वर्क क्या होता है? आपने उसको जमीन को खोदा, उसमें बीज डाले, उस पर पानी वगैरह डाला, फिर उसमें से पौधा निकलता। फिर सेकेंडरी वर्क होता है उसको मेंटेन करना, उस पर दवाई वगैरह डालना, उसका देखभाल करना। तो प्राइमरी वर्क होना जरूरी है किसी भी एग्रीकल्चर वर्क के लिए, ये इनकम टैक्स की भाषा में है, वो अलग चीज है। यहाँ ये कह रहे क्या है कि जो भी हम एक बार में पेड़ को काट कर बेच देंगे, हमने उगाए लकड़ी के लिए पेड़ उगाए और बेच रहे, तो वो सब बियरर प्लांट नहीं है, ठीक है। अब plant cultivated to produce agriculture produce when there is more than a remote likelihood that the entity will also harvest and sell the plant as a agriculture produce other than a incidental scrap sale. Trees which are cultivated both for their fruit and their lumber, तो लकड़ी के लिए भी हम कर रहे हैं और उसको वैसे भी बेच रहे हैं। तो इन शॉर्ट सिंपल आप ध्यान रखो, बहुत आसान है। आम के बाग का एग्जाम्पल ध्यान रखो, बहुत ही आसान और सिंपल एग्जाम्पल है, याद रहेगा आपको। बायोलॉजिकल एसेट इज ए लिविंग एनिमल और प्लांट। तो बायोलॉजिकल एसेट में क्या आएगा? प्लांट या लिविंग एनिमल। तो इसका मतलब कोई लिविंग एनिमल है तो वो भी यहाँ पर है नहीं, क्योंकि हमने बोला था बायोलॉजिकल एसेट नहीं आएगी एक्सेप्ट बियरर प्लांट। तो एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन एग्रीकल्चर इज अंडर फॉर्मुलेशन विच विल इंटर एलिया कवर अकाउंटिंग फॉर लाइव स्टॉक, मतलब जानवरों के लिए वो कवर करेगा। Till the time the accounting standard on agriculture is issued, accounting for livestock meeting the definition of PPE and beer plant will be covered as per the AS10। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। देखिए, हमारे बहुत सारे बिजनेस हैं जहां पर हम जानवरों का इस्तेमाल करते हैं। अब ये बिजनेस कैसे हो सकते हैं? आपको पता ही है, जब शादी होती है तो एक गधा घोड़ी नहीं, दूल्हा घोड़ी पर बैठकर जाता है ना। तो जो घोड़ी है वो किराए की आती है, ठीक है ना। तो जो घोड़ी किराए की आती है तो वो घोड़ी बिजनेस है जिसका, उसके लिए असेट है या नहीं? तो जिसका बिजनेस ही यही है कि शादी पे वो घोड़ी किराए पर देता है, तो उसके लिए वो क्या है? अब उसके लिए क्या है? वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, क्योंकि वो एक तरीके से किराए पर दे रहा है। और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में हमने क्या बात करी थी? किराए पर देना और 12 महीने से ज्यादा का इस्तेमाल। तो पीपीई की डेफिनेशन में आ रहा है, तो वो यहाँ पर कवर होगा जब तक अलग से कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं आ जाता है। हमने शीप भेड़ पाल रखी है। अब भेड़ का क्या होता है कि जब बाल बढ़ जाते हैं तो उसके बाल काट कर ऊन में इस्तेमाल हो जाते हैं, फिर बाल बढ़ेंगे फिर काटेंगे ऊन में इस्तेमाल होंगे। तो एक तरीके से एक प्रोडक्ट है उसमें से निकल रहा है बार बार, और 12 महीने से ज्यादा हम इस्तेमाल करेंगे तो प्रोडक्शन हो रही है, तो हम उसको भी क्या मानेंगे? पीपीई मानेंगे। हमारे पास गाय भैंस है, उसका दूध निकालकर हम बेचते रहते हैं, तो ये भी पीपीई की डेफिनेशन में आ रही है। हमने मधुमक्खी पाल रखी है और मधुमक्खी का काम है कि भैया उससे हनी इकट्ठा होता है, तो ये भी हमारा क्या है? एक
पीपीई की डेफिनेशन में आ रहा है। अब क्या नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, मान लिया हम वही है, अब जो खाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं जानवर, तो उनको क्या करा जा रहा है, उनकी फार्मिंग हो रही है, उनकी उनको एक तरीके से जैसे हम क्रॉप होती है, फसल उगाते हैं और काट कर बेचते हैं, ऐसे ही उनको पैदा करा जाता है और फिर बेच दिया जाता है और उनको काट कर खा लिया जाता है। तो फिर वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन में नहीं आएगा। ठीक है, तो बात समझ में आई, बायोलॉजिकल एसेट कौन सी कब कवर होगी या नहीं होगी। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया और पीपीई, मतलब आप कब जर्नल एंट्री में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को लिखोगे, उसे रिकॉग्नाइज करोगे। द कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ पीपीई शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट इफ एंड ओनली इफ, आप उसे बैलेंस शीट में एसेट कब लिखोगे, इफ एंड ओनली इफ it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the enterprise। आप अब देखो क्या होता है, अभी तक पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या होता था, हम उसका इस्तेमाल करेंगे, एक साल से ज्यादा पीरियड के लिए उसको ले रहे हैं तो हम खरीदा तो लिख लेंगे एसेट अकाउंट डेबिट। लेकिन यहाँ क्या है, ये उम्मीद हो कि हम उसका इस्तेमाल करेंगे और उससे कुछ बेनिफिट होगा। मान लिया हमने कोई एसेट खरीदी है और हमें लग रहा है अब उसका इस्तेमाल हम नहीं कर पाएंगे, इससे कोई बेनिफिट नहीं होगा, तो आप उसे एसेट नहीं मान सकते इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से, फिर तो लॉस है, वो लॉस में डाल। ये उम्मीद है कि उससे हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, और इसकी कॉस्ट का हम पता लगा सकते हैं आज। अगर आपने एसेट खरीदी है लेकिन आप उसकी कॉस्ट का पता नहीं लगा सकते हैं, तो इसका मतलब हम, अगर आप उसकी कॉस्ट का पता नहीं लगा सकते हैं तो हम क्या करेंगे, उसको नहीं लिखेंगे। तो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया जो है वो दो ही है, एक तो हमें इकोनॉमिक बेनिफिट मिले, दूसरा उसकी कॉस्ट का आप पता लगा सके। अगर आप कॉस्ट का अभी पता नहीं लगा सकते हैं तो आप उसे रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। अब है कि ट्रीटमेंट ऑफ स्पेयर पार्ट्स, स्टैंड बाय इक्विपमेंट और सर्विसिंग इक्विपमेंट का क्या हो। तो केस नंबर 1, इफ दे मीट द डेफिनेशन ऑफ पीपी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का क्राइटेरिया अगर वो मीट करते हैं तो उसको AS10 के हिसाब से आप ट्रीट करिए। केस नंबर 2, अगर वो पीपीई की डेफिनेशन में नहीं आते हैं तो आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में उसे डालिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इन्वेंट्री के ऊपर है तो उसे इन्वेंट्री में डालिए। अब जैसे स्पेयर पार्ट्स है, स्पेयर पार्ट्स ऐसा है जो स्पेसिफिक मशीन से रिलेटेड है, उस मशीन में ही डलेगा और उसका इस्तेमाल भी एक साल से ज्यादा के लिए होगा। ये सारी चीजें डेफिनेशन यूज फुलफिल हो रही है तो आप उसे AS10 में रखिए। अगर ऐसे कंज्यूमेबल आइटम है जस्ट लाइक मटेरियल, अदर मटेरियल, तो उसे केस नंबर 2 मानते हुए AS2 में आप डाल दीजिए। When do we apply the above criteria for recognition? Enterprise evaluates under this recognition principle all its cost on PPE at the time they are incurred। जब भी हम कोई एसेट खरीदेंगे तो हमेशा हम ये देखेंगे रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मेट हो रहा है या नहीं। An enterprise evaluate under this recognition principle all its cost on PPE at the time they are incurred। These costs include initial cost, जब हम खरीदते हैं एसेट, सब्सिक्वेंट टू ऐड टू रिप्लेस पार्ट और सर्विसिंग, जब भी कोई पुरानी एसेट है उसमें कोई एडिशन आ रहा है, कोई पार्ट ऐड हो रहा है, कोई पार्ट रिप्लेस हो रहा है, या हम उसकी सर्विसिंग करा रहे हैं, तो हर बार देखेंगे कि क्या वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन में आ रहा है या नहीं, और आ रहा है तो उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा या नहीं, कॉस्ट पता लगा सकते हैं या नहीं, तो ये हर बार हम देखेंगे। अब हम बात करते हैं व्हाट इज इनिशियल कॉस्ट। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में क्या आता है, टेंजिबल आइटम्स आती है जिसका यूज हम या तो प्रोडक्शन के लिए करते हैं, दूसरों को रेंटल देने के लिए करते हैं, या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए रखते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस
वाइडर सेंस है, बिजनेस पर्पस है, प्रोडक्शन सप्लाई सब आ जाता है। तो पीपी में क्या क्या आ जाएगा, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन फाइनेंस वाली ये सारी एसेट्स भी आ जाएंगी। तो इन सब पर इनिशियल कॉस्ट और सब्सिक्वेंट कॉस्ट, मतलब कि आप बाद में जो खर्चा कर रहे हो। अब बाद में खर्चा होता है एक सर्विसिंग का, मान लिया आपने एक एसी खरीदा, तो एसी की कॉस्ट हमारी एसेट में जाएगी। अब आप उसे एसी को हर साल सर्विस कराना पड़ता है, तो जो हर साल एसी की सर्विसिंग की कॉस्ट है वो उसकी कॉस्ट में ऐड थोड़ी ना होगी, वो तो रिवेन्यू नेचर एक्सपेंसेस है, वो AS10 के हिसाब से उसकी कॉस्ट में ऐड थोड़ी ना होगा। तो वो लिखा है कि जो डे टू डे सर्विसिंग कॉस्ट है, रिपेयर मेंटेनेंस कॉस्ट है, वो कहाँ जाएगी, P&L अकाउंट। वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के हिसाब से उसकी कॉस्ट में ऐड नहीं होगी। ठीक है, कोई स्मॉल पार्ट्स भी डल सकते हैं। अब जैसे आप अपनी व्हीकल की सर्विस कराते हैं, अब व्हीकल की सर्विसिंग में उसमें इंजन ऑयल चेंज होता है, कोई छोटी मोटी चीजें भी डल जाती हैं उसमें कई बारी, तो वो सारी चीजें हमारा रिपेयर मेंटेनेंस में ही रहेगा, P&L में जाएगा। ठीक है, ये साफ साफ यहाँ बता दिया। पार्ट्स ऑफ सम आइटम ऑफ PPE may require replacement at regular interval. For example, a furnace may require refilling after a specified number of hours of use, or aircraft interiors such as seats and galleys may require replacement several times during the life of the airframe. Under the recognition principle, an enterprise recognizes in the carrying amount of an item of PPE the cost of replacing part of such item when the cost is incurred if the recognition criteria are met. The carrying amount of these parts are replaced is de-recognized in accordance with the de-recognition provision of this standard. अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, मान लिया आप टायर की बात कर ले, कार के टायर हैं 4-5 साल बाद रिप्लेस होते हैं। सीट की बात हो रही है, मान लिया हमारा सिनेमा हॉल है, उसकी सीट भी 2-4 साल में चेंज होगी, 5 साल में चेंज होगी। एयरक्राफ्ट है उसमें भी चेंज होगा। तो अब इसे हम रिपेयर मेंटेनेंस माने या इसे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट माने या एसेट माने, तो हम देखेंगे रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मेट हो रहा है या नहीं, 1 साल से ज्यादा का इस्तेमाल होगा या नहीं, उससे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेंगे या नहीं, बिजनेस के लिए यूज हो रहा है या नहीं। तो अगर सब रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मेट होता है तो आप उसे क्या करेंगे, कैपिटलाइज कर देंगे, असेट में डाल देंगे। बट जो पुरानी कॉस्ट है वही वाली उसे डी रिकॉग्नाइज करेंगे, मतलब उसे हटाएंगे। कैसे, मान लिया हमने पिछली बार, अब जैसे एयरक्राफ्ट है उसकी सीट, अब अगर आप किसी हवाई जहाज में जा रहे हैं, सफर कर रहे हो, सीट फटी हुई है, तो आप तो अच्छा नहीं लगेगा ना कि ये क्या हो रखा है। तो अगर उसकी सीट चेंज हुई है तो उसका रिकॉग्निशन क्राइटेरिया अगर मेट हो रहा है, तो आपने जो पुरानी इससे पिछली बार जब सीट लगवाई थी उसका जो खर्चा हुआ था उसको डी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, मतलब उसे बुक से हटाना पड़ेगा और नया खर्चे को ऐड करना पड़ेगा। तो जो डी रिकॉग्नाइज है, मतलब जो पुराने खर्चे को हटाएंगे, वो इसी स्टैंडर्ड के हिसाब से ही हटाएंगे और नए को ऐड कर। इलस्ट्रेशन नंबर 1, क्या नाम है, बाल्कन या बाल्कन क्या है जो भी है, लिमिटेड ने एक इंस्टॉल करी है मशीन 10 लाख रुपए की ड्यूरिंग द ईयर 24। 1 महीने के अंदर अंदर उसका एक पार्ट टूट गया और उसको रिप्लेस करा 1,20,000 रुपए। पुरानी जो पार्ट था जो टूट गया था उसको 15,000 में बेच दिया गया। What should be the treatment of the cost of pulley and scrap value of old pulley as per the AS10? पुली एक मशीन का एक पार्ट होता है। अब सिचुएशन ये है कि जब रिकॉग्निशन क्राइटेरिया होता है, तो अब देखो एक और इंपॉर्टेंट बात है प्रैक्टिकली, कि जब भी हम कोई खर्चा करते हैं किसी एसेट के लिए, तो आप ये देखो उस एसेट को हम मेंटेन कर रहे हैं
या उसकी कैपेसिटी एनहेंस हो रही है। समझो, ऐसे तो कोई भी मशीन होगी, उसके अंदर कोई भी पार्ट खराब होगा तो उसके अंदर कोई भी पार्ट नया डलेगा तो हम उसे हमेशा कैपिटलाइज करते रहेंगे, तो रिपेयर मेंटेनेंस में तो कुछ जाएगा ही नहीं कभी। तो हम ये देखेंगे कि उसकी ओरिजिनल कैपेसिटी को बढ़ा रहा है। जैसे एक घर है, ने घर बनाया, अब घर में रिपेयर मेंटेनेंस होती रहती है। अगर आप पुराने घर को मेंटेन कर रहे हो तो रिपेयर मेंटेनेंस में जाएगा। अब मान लिया घर में दरवाजा है, दरवाजे में एक में दीमक लग गई और दरवाजा खराब हो गया। अब आप दरवाजा लगवा रहे हैं उस पुराने की जगह नया, अब इसे रिवेन्यू नेचर माने या कैपिटल नेचर माने? तो हम इसे रिपेयर एंड मेंटेनेंस में मानते हुए रिवेन्यू नेचर भी डाल सकते हैं, खर्चा है, क्योंकि हम उसमें कोई नया तो एडिशन नहीं हो रहा है ना, पुराने को मेंटेन कर रहे हैं, है ना। अब अगर एक मंजिल और मकान बना रहे हैं, एक रूम और एक्स्ट्रा बनवा रहे हैं, तो वो कैपिटल नेचर का खर्चा हो। ऐसी एक मशीन है, मशीन चल रही है, वो कुछ खराब हो गया, उसमें कोई पार्ट डला, महंगा पार्ट है डला, तो उससे जो मशीन है उसकी कैपेसिटी बड़ी थोड़ी ना है, एक नया अलग से नया इक्विपमेंट थोड़ी ना लगा है, पुराने को खराब हो गया तो लगाया, उसे मेंटेन कर रहे। तो जो चीजें मेंटेन करने के लिए होती हैं जनरली उसे हम रिपेयर मेंटेनेंस में डालते हैं। तो जैसे मैंने बताया था, अब जो एयरक्राफ्ट है उसकी सीट चेंज हो रही है, तो अगर वो 1 डेढ़ 2 साल में चेंज होती रहती है तो हम उसे रिपेयर मेंटेनेंस में भी डाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये, लेकिन ये वाला पार्ट, ये मशीन को कोई नया अलग से एनहेंसमेंट नहीं दे रहा, पुराने की जगह खराब हो गया नया पार्ट डला है तो रिपेयर मेंटेनेंस है। तो यहाँ लिखा है एज द न्यू पुली इज नॉट गोइंग टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ asset or future economic benefit from the machine beyond the previously assessed standard of performance, the cost of new pulley need not to be capitalized. The scrap value of 15,000 should be adjusted and 1,55,000 should be charged to P&L account as expense. इसे ऐसा समझो, मान लिया हमारी मशीन एक साल में 10,000 यूनिट बनाती, ठीक है। अब यूज कर रहे हैं, 2 3 साल हो गए, कुछ पुरानी हो गई मशीन, अब वो 8,000 यूनिट ही बनाती है, ठीक है। अब इसमें एक पार्ट खराब हुआ, वो पार्ट बदला, अब पार्ट बदलने पे वापस से ये 10,000 बना रही है, तो ये 10,000 से ज्यादा थोड़ी ना बना रही है, तो इसको भी हम रिपेयर मेंटेनेंस में डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हेवी अमाउंट है तो हम कैपिटलाइज भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली क्या होता है रिपेयर मेंटेनेंस, अगर ये 10,000 से ऊपर यूनिट बनाएगी, मान लिया 14,000, तो जो खर्चा हुआ है 8,000 से 10,000 के लिए वो तो रिपेयर मेंटेनेंस, और जो 10,000 से 14,000 के लिए कैपेसिटी एनहेंसमेंट का खर्चा है वो कैपिटलाइज होना चाहिए। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं। भाषण में आती रेगुलर मेजर इंस्पेक्शंस होते हैं, उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है? When each major inspection is performed, its cost is recognized in carrying amount of an item of PPE as a replacement if the recognition criteria are satisfied. बार बार यही है, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया सेटिस्फाइड है तो आप उसे कैपिटलाइज करिए, वरना मत करिए, ठीक है ना। तो मेजरमेंट हमारे, जब हम मेजर करेंगे पहली बार करेंगे, और पहली बार करने के बाद हर साल करेंगे। अब जब पहली बार हम रिकॉग्नाइज करेंगे तो हमारे पास एक ही मॉडल है जिसका नाम क्या है, कॉस्ट मॉडल। एक ही मॉडल है हमारे पास, कॉस्ट, जो हमारी कॉस्ट है हम लिख दें, ठीक है। लेकिन आफ्टर रिकॉग्निशन साल खत्म होता है हर साल, तो हमारे पास दो मॉडल है, एक कॉस्ट मॉडल और एक रिवैल्यूएशन। कॉस्ट मॉडल में क्या करते हैं, हम हर साल डेप्रिसिएशन लगाते हैं बस। रिवैल्यूएशन मॉडल में हम डेप्रिसिएशन हर साल फिक्स ऐसा नहीं लगाते, हम हर साल के एंड में देखते हैं उसकी वैल्यूएशन क्या है और रिवैल्यूएशन मॉडल को यूज करते
मेजरमेंट एट रिकॉग्निशन, पीपी जो है अगर वो रिकॉग्नाइज करना है कॉस्ट पर रिकॉग्नाइज करेंगे। अब कॉस्ट में क्या क्या आएगा, परचेज प्राइस, जितने में आपने किसी भी एसेट को खरीदा, अगर इंडिया के बाहर से खरीदा तो इंपोर्ट ड्यूटी, कोई भी टैक्सेस है जो रिफंडेबल नहीं है, आईटीसी नहीं मिलेगा, जीएसटी को ऐड नहीं करेंगे क्योंकि जीएसटी का आईटीसी मिल जाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर नहीं मिलेगा तो ऐड करेंगे। जो भी टैक्सेस जो रिफंड नहीं होंगे वो सब ऐड होंगे, जो रिफंड होंगे उन्हें ऐड नहीं करेंगे। कोई डिस्काउंट मिली है माइनस कर देंगे। कोई भी खर्चा, अच्छा ये सेम डेफिनेशन क्या क्या आएगा एलिमेंट कॉस्ट में, ये AS2 में हमने सेम यही पढ़ा था इन्वेंट्री के लिए। इन्वेंट्री की कॉस्ट में क्या क्या आएगा उसमें हमने पढ़ा था AS2 में, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। तो कॉस्ट में क्या आएगा वो हम देखते थे, तो कॉस्ट में यही था, परचेज प्राइस आएगा, जो टैक्सेस माइनस रिवर्स हो जाएंगे वो मत लीजिए, और जो ये भी आया था कि जो स्टॉक को प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन के लिए खर्चा है वो, तो यहां पर भी वही बात लिखी है, एनी कॉस्ट directly attributable to bringing the asset to the location and condition necessary, जो हम उसको ऑपरेट करने के लिए हमें करना है। मान लिया हमने खुद ही मशीन बनाई मुंबई में, इंस्टॉल कर रहे हैं उसको मध्य प्रदेश में भोपाल, तो मुंबई से भोपाल में शिफ्ट करने में जो खर्चा आएगा वो भी हमारा कॉस्ट में जुड़ जाएगा। ठीक है। थर्ड, द इनिशियल एस्टिमेट ऑफ द कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग, removing the item and restoring the site on which it is located, referred to as decommissioning, restoration and similar liabilities, the obligation for which an enterprise incurs either when the item is required or as the consequence of having used the item during a particular period for purpose other than to produce inventory during that period। देखिए ऐसा होता है, बड़ी बड़ी शिप होती है पानी की, आपने देखा होगा। अब शिप जब बेकार हो जाती है उसे कोई खरीदता नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसे डिसमेंटल करना पड़ता है, उसको ठिकाने लगाना पड़ता है। मान लिया हमारी एसेट इस तरीके की है कि जब उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी तो उसको हटाने में उस पर हमें खर्चा करना पड़ेगा, तो उस खर्चे को भी आज लिखो, क्या एंट्री बनाओ। मान लिया आज हमने एक एसेट खरीदी है 5 लाख रुपए की, और हमें पता है 10 साल की इसकी लाइफ है, 10 साल के बाद हमें इस पे 2 लाख रुपए का खर्चा करना पड़ेगा इसको हटाने के लिए, तो हम असेट को लिखेंगे 7 लाख की, टू बैंक कितना पेमेंट करा 5 लाख, और टू लाइबिलिटी फॉर डिसमेंटलिंग 2 लाख। एक तो असेट क्रिएट होगी और एक लाइबिलिटी क्रिएट होगी, तो लाइबिलिटी को 10 साल बाद जब हम पेमेंट करेंगे वहां पेमेंट हो जाएगा, अभी हम उसको करेंगे। तो ये बोल रखा है यहाँ पर कि अगर कोई इनिशियली एस्टिमेट है कि हम कुछ साल के बाद उस पर हटाने की, जब वो खराब हो जाएगी, पुरानी हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, उस पर खर्चा करेंगे, तो उसको भी हम कॉस्ट में ऐड करेंगे। तो क्या क्या आएगा इसमें, परचेज प्राइस, सीधा उस पर जो और खर्चे हो रहे हैं, डीकमीशनिंग एक्सपेंसेस, क्या क्या नहीं आना है, क्या क्या नहीं आएगा। अगर आप कोई नया बिजनेस ओपन कर रहे हो, इनोग्रेशन के एक्सपेंसेस है, जैसे आपने जब कोई नया काम शुरू करते हैं तो कई बार इनोग्रेशन एक्सपेंसेस होते हैं, मुहूर्त का खर्चा होता है, पता चला कॉफी पिला रहे हो, है ना, पकोड़े खिला रहे हो, बाद में लड्डू भी दे रहे हो, तो वो सारे खर्चे नहीं जोड़ेंगे। कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है उस पर प्रमोशन के खर्चे नहीं जुड़ेंगे, नया लोकेशन में बिजनेस कर रहे हैं उसके खर्चे नहीं जुड़ेंगे, और ऑफिस के खर्चे नहीं जुड़ेंगे असेट की कॉस्ट। चलिए आगे देखते हैं,
परचेज प्राइस में इंपोर्ट ड्यूटी आ जाएगी, लेकिन रिफंडेबल टैक्सेस हट जाएंगे, डिस्काउंट हट जाएगी, रिबेट हट जाएगी, जो भी उसको प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन में लाने के खर्चे हैं सारे के सारे जुड़ जाएंगे। कुछ खर्चे हैं जो नहीं आएंगे, बिल्कुल भी नहीं आएंगे, और वो क्या है? Cost incurred while an item capable of operating in the manner intended by management has yet to be brought into use or is operated at less than full capacity. तो ये क्या रखा है? कुछ कॉस्ट ऐसी हैं जिन्हें हम इंक्लूड नहीं करेंगे, कि हम कोई चीज, जो मैंने बताया था 10,000 यूनिट बनाती थी, अब 8,000 यूनिट बना रही है ना, और उसको अब हम वापस से 8,000 से 10,000 यूनिट का खर्चा ला रहे हैं, तो वो हमारी कॉस्ट ऐड नहीं होगी, वो रिपेयर मेंटेनेंस में ही जाएगी। Initial operating losses such as those incurred while demand for the output of an item build up and cost of relocating or reorganizing part of all of the operation of an enterprise. तो suppose हम कोई नया प्रोडक्ट बनाया हमने, कोई मशीन खरीदी, नया प्रोडक्ट बना रहे, अब नया प्रोडक्ट बनाकर बेचने पे लॉस हो रहा है, तो लॉस तो P&L में तो जाएगा, तो लॉस को कॉस्ट में जोड़ेंगे नहीं। तीसरा लिखा है, मान लिया आप पहली बार, जो मैंने एग्जांपल बताया था, पहली बार की बात नहीं कर रहा, पहली बार आपने प्रोडक्ट मशीन खरीदी, उसे अपने बिजनेस में लेकर आए, वो बात अलग है। अब आप क्या कर रहे हैं? पूरा का पूरा बिजनेस या वो एक बिजनेस का बड़ा हिस्सा आप शिफ्ट कर रहे हैं कहीं और, तो जो शिफ्टिंग के खर्चे वो ऐड नहीं होंगे कॉस्ट, ठीक है? तो ये सारी कॉस्ट में ऐड नहीं होंगे। और कुछ एग्जाम्पल है जो ऐड होंगे खर्चे, वो क्या है? कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट arising directly from the construction or acquisition of the item of PPE. AS15 में एम्प्लॉय, असल में क्या होता है, कई बार हम खुद भी चीज बना लेते हैं अपने एम्प्लॉय से, तो अगर हम अपने ही एम्प्लॉय से कोई चीज बनवा रहे हैं तो वो उनके सारे खर्चे तो जोड़ेंगे ही ना हमारे प्रोडक्ट में, फ्री का थोड़ी ना वो एम्प्लॉय का कॉस्ट। और कोई साइट प्रिपरेशन का खर्चा है, वो इनिशियल हैंडलिंग, डिलीवरी के एक्सपेंसेस, इंस्टॉलेशन के खर्चे, टेस्टिंग के खर्चे, जब तक कि फंक्शन प्रॉपरली नहीं हो रहा है सेट का, जब तक उसका टेस्टिंग का सारा खर्चा भी उसके कॉस्ट में जुड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर टेस्टिंग करने में कई बार क्या है, हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे हमने मान लिया कोई नया प्रोडक्ट मशीन खरीदी जिससे सिलाई होगी हमारे कपड़े पर, है ना, या एम्ब्रॉयडरी होगी, लेकिन वो नई मशीन अभी हमें अच्छे से चलानी नहीं आती, या मशीन काम अभी अच्छे से कर नहीं रही है, तो उस पर हम चला रहे हैं लेकिन अच्छे से काम नहीं हो रहा है, तो जो प्रोडक्ट है वो थोड़े सेकंड या थर्ड मतलब ग्रेड के बन रहे हैं, एम्ब्रॉयडरी अच्छे से नहीं हो रही है। तो अब वो जो सामान बन रहा है वो लॉस हो रहा है हमारा, लेकिन वो सामान बिकेगा भी तो सही, तो लॉस हुआ मान लिया 20,000 का और सामान बिकेगा 2,000 का, तो 18,000 रुपए हम कॉस्ट में ऐड करेंगे। तो ये लिखा है कि कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग, टेस्टिंग का खर्चा तो जोड़ दोगे, लेकिन उसमें से क्या लेस करोगे? कोई भी आइटम जो प्रोड्यूस करिए उसे बेचने से जो पैसा आएगा वो माइनस कर दोगे, क्योंकि वो पैसा तो आपके पास आ ही रहा है ना। कोई प्रोफेशनल फीस दी है तो वो भी कॉस्ट में जुड़ जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 2, एंटिटी ए है जो सुपरमार्केट ऑपरेट करती है, उन्होंने नया लोकेशन, स्टोर लोकेशन एक्वायर किया, इसमें रिनोवेशन की रिक्वायरमेंट है लोकेशन में, मैनेजमेंट को लग रहा है कि लोकेशन में रिनोवेट करने में 3 महीने का टाइम लगेगा, ठीक है, और मैनेजमेंट ने प्रिपेयर किया बजट, अब उसके लिए खर्चे के लिए, है ना, इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू कंस्ट्रक्शन एंड रीमॉडलिंग कॉस्ट, सैलरी ऑफ स्टाफ जो कि प्रिपेयर करेगा स्टोर ओपनिंग से पहले, और रिलेटेड यूटिलिटीज कॉस्ट, तो इन सब खर्चों का क्या होगा? तो मैनेजमेंट शुड कैपिटलाइज द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, जो भी कंस्ट्रक्शन का खर्चा वो तो कैपिटलाइज होना ही चाहिए। रीमॉडलिंग द सुपरमार्केट बिकॉज दे आर नेसेसरी टू ब्रिंग द स्टोर टू द कंडीशन नेसेसरी, ताकि हम उसको ऑपरेट कर पाए जैसा हम चाहते हैं। द सुपरमार्केट कैन नॉट बी ओपन्ड without incurring the remodeling expenditure, and thus the expenditure should be considered as a part of asset. However, if the cost of salary, utilities and storage of goods
are in the nature of operating expenditure that would be incurred if the supermarket was open, then these costs are not necessarily to bring the store to the condition, और उसको आप जोड़ नहीं सकते। इसका मतलब क्या है, मान लिया आप एक स्टोर को रीमॉडल कर रहे हैं, मान लिया एक होता है ना, आप अच्छा आप जाती रहती हैं शादियों में बैंक्वेट हॉल में, तो वो बैंक्वेट हॉल कुछ पुराना हो गया, 2-3 साल 4 साल हो गए, तो लोग आके उसका सेम डिजाइन देखकर बोर हो गए, वो हर 3-4 साल बाद उसको चेंज कर देते, और वो चेंज कर रहे हैं तो वो 1-2-3 महीने के लिए बंद है, क्योंकि सब तोड़ ताड़ के दोबारा बना रहे। तो ये सारे खर्चे जो हमने फर्स्ट पैरा में पढ़े ये वाले, ये तो सब ऐड होंगे ही होंगे। लेकिन मान लिया हमारा कोई स्टाफ है, एम्प्लॉइज है, अब वो खाली है 3 महीना, कोई काम नहीं है, क्योंकि उन्हें सैलरी तो देनी पड़ेगी, उनका घर कैसे चलेगा, तो ये जो सैलरी देंगे वो नहीं जुड़ेगा, क्योंकि वो कुछ काम थोड़ी ना कर रहे हैं उसे ठीक करने के लिए, उन्हें हम सैलरी दे रहे हैं, और अगर हमारा बिजनेस चल रहा होता तो भी सैलरी देते, अब बंद है तो भी सैलरी दे रहे हैं, ऐसे वो नहीं होगा। ऐसे रेंट दे रहे हैं हम ना, किराए की जगह, तो रेंट हम दे रहे हैं तो रेंट नहीं जुड़ेगा, उसके लिए जो खर्चा हो रहा है वो जुड़ेगा। बात समझ में आती है? एग्जाम्पल ऑफ द कॉस्ट दैट आर नॉट कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ पीपीई, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग ऑफ ए न्यू फैसिलिटी, इनॉग्रल कॉस्ट, जान पहचान वालों को लड्डू बांटना, कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू प्रोडक्ट और सर्विसिंग, आपने नया प्रोडक्ट लॉन्च करा है, उसके लिए प्रमोशन एक्टिविटी करी है, एडवर्टाइजमेंट किया है, नए लोकेशन नए कस्टमर के लिए आप बिजनेस लाने के लिए खर्चा कर रहे हैं, स्टाफ की ट्रेनिंग कर रहे हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन एंड जनरल एक्सपेंसेस नहीं आते हैं। Some operations occur in connection with the construction or development of an PPE but are not necessary to bring the item to the location and condition. तो उनको आप नहीं लेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल है, इनकम में बी अर्न थ्रू यूजिंग ए बिल्डिंग साइट एज ए कार पार्क until construction starts, because incidental operation are not necessary to bring an item to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management. The income and related expenses of incidental operation are recognized in the statement of P&L and included in their respective classification of income. हमारी बिल्डिंग बन रही है, ठीक है, बिल्डिंग बन रही है तो काम तो हो नहीं रहा हमारा, कुछ जगह खाली थी, हमने कहा 2 महीने के लिए पार्किंग पे दे दो उसको, और वो पार्किंग पे जिसको दिया उससे रेंटल इनकम आ रही है हमारी, तो ये रेंटल इनकम है, इससे हम अपनी कॉस्ट को कम नहीं करेंगे। जैसे हमने कहा था ना, ट्रायल हो रहा है, ट्रायल होने में कुछ सामान बना उसे बेचकर हम अपनी कॉस्ट को कम कर लेंगे, लेकिन ये हमारी कॉस्ट को कम नहीं करेगा। ये क्या है, ये एडिशनल इनकम है जो पीएनएल में जानी चाहिए। ऐसे एडिशनल कोई फालतू के खर्चे कर रहे हो तो वो भी पीएनएल में डालेंगे, उसे कॉस्ट में नहीं डालेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 3, अम्यूजमेंट पार्क हमने एक बनाया है। आप कभी गए हैं अम्यूजमेंट पार्क में? क्या होते हैं, झूले वगैरह होते हैं, है ना, जिसमें कई झूले ऐसे होते हैं कि हमें लगता है कि आत्मा ऊपर जा रही है, हम नीचे जा रहे हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, है ना, जायंट व्हील वगैरह जैसे होते हैं। तो कुछ हमने ओपन कर दिया, सॉफ्ट ओपनिंग कर दी, मतलब अभी हमने उसको ऐसे ढंग से ओपन नहीं करा है। जैसे कई बार क्या होता है, फ्लाईओवर बना, तो जब तक नेताजी आके उसका फीता नहीं काटेंगे तो उसकी ओपनिंग अभी हुई नहीं है, लेकिन थोड़ा हमने रास्ता बंद कर रखा है, लेकिन थोड़ा साइड से स्कूटर मोटरसाइकिल रोज जा रहे हैं उसमें, मतलब एक अभी ऐसी सॉफ्ट ओपनिंग हो गई। तो अभी हमने क्या करा, अभी जोर शोर से नगाड़े बजाकर नहीं कहा कि खुल गया, ग्रांड ओपनिंग हमने कहा अभी 1 जुलाई से होगा, लेकिन हमने अभी लोगों को 50% डिस्काउंट पे टिकट देके लोगों को बुलाना शुरू कर दिया, और 80% लोग आ रहे हैं। द ऑफिशियल ओपनिंग अभी 3 महीने बाद है। मैनेजमेंट ने कहा कि सॉफ्ट ओपनिंग ये ट्रायल रन है जो जरूरी है अम्यूजमेंट पार्क के लिए, है ना, तो ये जो नेट ओपनिंग कॉस्ट है इंकर शुड बी कैपिटलाइज्ड। वो कह रहे हैं अभी तो ट्रायल चल रहा है, तो जो भी खर्चा अभी हमारा हो रहा है ये सब हम कैपिटलाइज करेंगे। तो कमेंट करना है, देखो बिल्कुल गलत बात है। क्यों? ट्रायल ऐसे नहीं होता 80% लोग आ रहे हैं,
ट्रायल होता है खाली हो रहा ट्रायल, आप बिना बिठाए चला रहे हो, एक आध लोगों को बिठा कर चला रहे हो, या इक्का दुक्का दिन चला करके देख रहे हो। जैसे मेट्रो भी बनती है, कोई गाड़ी बनती है तो खाली चलाते रहते हैं ना, पहले वो ट्रायल होते हैं। ये ट्रायल हो रहा है, 80% लोग आ रहे हैं, 50% पे टिकट बेचो, टिकट के पैसे भी आ रहे हैं, तो खोल ही दिया। ऑफिशियली 3 महीने बाद है, लेकिन ये तो खोल चुके भैया तुम, तो खुल गया, सब कुछ चल रहा है, तो ये तो रेवेन्यू नेचर है, तो ये कैपिटलाइज आप नहीं करेंगे। तो नेट ऑपरेशन कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होना चाहिए, बल्कि पीएनएल में जाना चाहिए, क्योंकि भैया 80% लोग आ रहे हैं और अच्छे से सारा काम हो गया है, सब कुछ खुल गया, बस ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। इलस्ट्रेशन नंबर 4, चाइना लिमिटेड ने एक परचेज किया है उधार असेट 5 लाख रुपए का, डेप्रीशिएशन 15% डब्ल्यूडीवी है, 2,20,000 इस साल दिए हैं इन्होंने, जिसमें से लेट पेमेंट का इंटरेस्ट भी है। फिर 3 लाख रुपए दिए, नेक्स्ट ईयर देने हैं इंटरेस्ट के साथ, और डेप्रीशिएशन हमने लगाया है 33,000, 15%, 2,20,000 का। देखो सब कुछ गड़बड़ कर दिया। देखो ये क्या रखा है कि 5 लाख की एसेट है ना, एसेट कितने की है, 5 लाख की, जिसमें से अभी हमने कितना दिया है, 2,20,000, ठीक है, और 3 लाख रुपए अगले साल देंगे, प्लस इंटरेस्ट वो अगले साल देंगे। तो इन्होंने कहा कि अभी हमने 2,20 दिए तो इस पे डेप्रीशिएशन लगा रहे हैं, बिल्कुल गलत बात है। डेप्रीशिएशन कॉस्ट पे लगता है, ना कि जितनी पेमेंट करी होती है उस पे, और इंटरेस्ट जो होता है लेट पेमेंट का, वो तो उस कॉस्ट में वैसे भी नहीं जुड़ता है। तो ये 5 लाख के ऊपर लगना चाहिए था डेप्रीशिएशन, ना कि 2,20,000 रुपए, तो गलत किया इन्होंने। और जो अगले साल भी इंटरेस्ट देंगे वो भी कॉस्ट में नहीं जुड़ेगा, वो रेवेन्यू नेचर एक्सपेंस। आपको 5 लाख के ऊपर 15%, 75,000 रुपए का डेप्रीशिएशन लगाना चाहिए। इलस्ट्रेशन नंबर 5, इन्हें एक प्लॉट खरीदा है 10 लाख रुपए का, फिर बिल्डिंग बनाई है 35 लाख की, ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन पे भी 70,000 खर्च हुए हैं, पुराने स्ट्रक्चर को तोड़ने में खर्च हुए हैं, आर्किटेक्ट को फीस दिया है, गवर्नमेंट के ड्यूज हैं, फेंसिंग कराई है प्लॉट के चारों तरफ। हमें बताना है कि लैंड एंड बिल्डिंग की कॉस्ट कैसे दिखाएं और कितनी दिखाएं। तो 10 लाख रुपए हमारा जो खर्चा है वो किसकी कॉस्ट है, लैंड की कॉस्ट है ना, रजिस्ट्रेशन ऑफ लैंड लैंड की कॉस्ट है, ठीक है, और जो पुराना स्ट्रक्चर तोड़ा है वो भी हमारी लैंड की कॉस्ट में आता है, क्योंकि पुराना स्ट्रक्चर तोड़ने के बाद लैंड प्लेन ही आता है, बिल्डिंग नहीं बन जाती उसमें। कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट बिल्डिंग का कॉस्ट है। आर्किटेक्ट किस चीज की, आर्किटेक्ट को क्या फीस देते हैं, स्ट्रक्चर के डिजाइन की। गवर्नमेंट ड्यूज, जो गवर्नमेंट ड्यूज हैं कंस्ट्रक्शन के, है ना, तो इसलिए वो भी कंस्ट्रक्शन में जुड़े हैं। जो फेंसिंग होती है प्लॉट के चारों तरफ, वो भी कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, दीवार बनाते हैं। तो हमारा लैंड एंड बिल्डिंग होता है, में हमारा अगर हम अलग अलग लिख रहे हैं तो 11,90,000, 11,90,000 कॉस्ट ऑफ लैंड में आएगा, और 38,70,000 कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग में आएगा, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 6, एंटिटी ए सुपरमार्केट चेन, ये तो आ चुका है पहले, is renovating one of the major store. The store will have more available space for in store promotion outlet after the renovation and will include a restaurant. ये तो अलग है क्वेश्चन, ये तो क्या कर रहे हैं, एडिशनल रेनोवेशन के बाद जगह भी ज्यादा हो जाएगी, रेस्टोरेंट भी खोल देंगे। मैनेजमेंट इज प्रिपेयरिंग द बजट फॉर द ईयर after the store reopens, which include cost of remodeling and expectation of a 15% increase in sales resulting from the store renovation, which will attract new customers. Instead, whether the remodeling cost will be capitalized or not. तो बताइए, अगर आपकी सेल बढ़ रही है और जगह बढ़ रही है, रेस्टोरेंट भी बन रहा है, तो रीमॉडलिंग का खर्चा आपका क्या होना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट भी बढ़ रहा है, कॉस्ट का आप पता भी लगा पा रहे हैं, तो कैपिटलाइज होना चाहिए। इलस्ट्रेशन 7, entity A has a existing freehold factory property which is intended to knock down and redevelop.
ड्यूरिंग द रीडेवलपमेंट पीरियड कंपनी ने विल मूव इट्स प्रोडक्शन फैसिलिटी टू अनदर टेम्परेरी साइट। तो कुछ हमारे खर्चे हुए हैं, 5 लाख रुपए का खर्चा है इंस्टॉलेशन का, रेंट है 15 लाख, रिमूवल कॉस्ट 3 लाख है, मशीनरी नई से पुरानी से नई जगह जा रही है, टेम्परेरी लोकेशन पे जा रही है, तो हमें क्या कैपिटलाइज करना है। तो जो सेटअप कॉस्ट है हमारी नई जगह पर हम शिफ्टिंग कर रहे हैं, है ना, तो कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन ऑफ न्यू एसेट से इंक्रीमेंटल कॉस्ट आती है दैट वुड हैव बीन अवॉइडेड इफ द एसेट हैज नॉट बीन कंस्ट्रक्टेड और एक्वायर्ड। तो हम क्या ऐड करेंगे, अगर हम नई एसेट नहीं खरीदते तो ये खर्चा होता ही नहीं, अगर हो रहा है तो वो उसकी कॉस्ट में आएगा। These costs are not to be included in the cost of the asset if they are not directly attributable to bringing the asset to the location and condition necessary. The costs to be incurred by the company are in the nature of cost of relocating, reorganizing operation of the company and do not meet the requirement of AS10. याद करो हमने बार बार पढ़ा है, शिफ्टिंग, रीलोकेटिंग, इसके खर्चे कभी भी नहीं जुड़ते, तो इसलिए नहीं जुड़ेंगे। Decommissioning, restoration and similar liabilities. तो इनिशियल कॉस्ट जो भी डिसमेंटलिंग का, रिमूविंग द आइटम एंड रिस्टोरिंग द साइट ऑन विच इट इज लोकेटेड, उसे हम क्या बोलते हैं, डीकमीशनिंग, रिस्टोरेशन एंड सिमिलर लाइबिलिटीज। ये जब असेट बेकार हो जाती है तब यूज में आता है, खर्चा होता है। द ऑब्लिगेशन फॉर विच एन एंटरप्राइज इंकर ईदर व्हेन द आइटम इज एक्वायर्ड और एज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ हैविंग यूज्ड द आइटम ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड, है ना, other than the produce inventory during the period। तो एक्सेप्शन क्या है, एन एंटरप्राइज अप्लाइज AS2 valuation of inventory to the cost of the obligation for dismantling, removing and restoring the site on which an item is located that are incurred during a particular period as a consequence of having used the item to produce inventory during the period। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, आपका डीकमीशनिंग या रीस्टोरेशन का खर्चा है, और यहाँ लिखा है ईदर व्हेन द आइटम इज एक्वायर्ड और एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ हैविंग यूज्ड फॉर द आइटम ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड फॉर पर्पस अदर देन टू प्रोड्यूस इन्वेंटरी ड्यूरिंग दैट पीरियड। अगर डीकमीशनिंग, रिस्टोरेशन या इस तरीके का कोई खर्चा है लेकिन आप उस पीरियड के लिए ना हो जहां पर आप इन्वेंट्री प्रोड्यूस कर रहे हैं, साफ साफ लिखा है। क्यों? क्योंकि अगर इन्वेंट्री प्रोड्यूस करेंगे तो यहां लिखा है जहां पर इन्वेंट्री प्रोड्यूस करेंगे आप, तो वहां पर ये खर्चा क्या लिखा है, AS2 रिवाइज कहता है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ ऑब्लिगेशन फॉर डिसमेंटलिंग ऑन साइट विच एन आइटम लोकेटेड इंकर्ड ए पर्टिकुलर पीरियड। तो अगर आप कोई उससे इन्वेंट्री बना रहे हैं तो ये खर्चा इन्वेंट्री की कॉस्ट में जुड़ जाएगा, तो वहां पर नहीं जुड़ेगा, पीपीई में नहीं आएगा, वहां आएगा। अगर आप इन्वेंट्री नहीं बना रहे हैं तो ये हमारा पीपीई में जुड़ जाएगा। The obligation for cost accounting for in accordance with AS2 or AS10 are recognized and measured in accordance with AS9 provision, contingencies, contingent liability and contingent asset। तो ये लिखा है कि अभी ये खर्चा हुआ तो है नहीं, ये होगा फ्यूचर में, तो जो फ्यूचर में होगा तो ये लाइबिलिटीज, प्रोविजन और कंटीजेंट असेट या कंटीजेंट लाइबिलिटी बनेगी। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 है इन चीजों पर, वो डील करेगा इसको कैसे इसे शो करना है। अगर हम असेट खुद बना रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड असेट। The cost of self-constructed asset is determined using the same principle as for an acquired asset। तो अगर if an enterprise makes similar asset for sale in the normal course of the business, हो सकता है ना, जैसे मान लिया हमारा काम है फर्नीचर बनाते हैं हम, तो सोफा बनाकर बेचते हैं और कुछ सोफा वैसे ही बेचते रहते हैं और वैसे ही सोफा हमने ऑफिस में भी रख लिया अपना। तो ये लिखा है अगर एंटरप्राइज खुद बनाता रहता है और नॉर्मली बेचता है ये माल, तो हमें पता है द कॉस्ट ऑफ द असेट इज यूजुअली द सेम, जो हम ऑलरेडी बना रहे हैं वही कॉस्ट है, तो हमें कोई टेंशन नहीं है ना, प्रॉफिट मत लेना, बस कॉस्ट को ले लेंगे। वो सोफा हम 10,000 का बनाते हैं, 15,000 का बेचते हैं, तो जब हम पीपीई बनाएंगे तो 10,000 लिखेंगे फर्नीचर में, प्रॉफिट थोड़ी ना लिखेंगे।
ठीक है। कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल अमाउंट, एबनॉर्मल वेस्टेज, लेबर या और कोई चीज है उसको हम नहीं लेंगे कॉस्ट में। एबनॉर्मल लॉस ना तो इन्वेंट्री में आता है और ना ही पीपीई में आता है। हाँ जी, तो एबनॉर्मल आइटम नहीं आएंगी। बोरोइंग कॉस्ट, बोरोइंग कॉस्ट होती है जो आप लोन लेते हैं और उस पर इंटरेस्ट देते हैं। इस पे एक अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 16, और वो ये कहता है कि अगर आप सब्सटेंशियल पीरियड लग रहा है किसी एसेट या इन्वेंट्री को बनाने में, यूजुअली मोर देन 6 मंथ, साल भर से ज्यादा टाइम लग रहा है, तो लंबा समय लग रहा है, तो उसका इंटरेस्ट आप ऐड करेंगे, वरना नहीं करेंगे। और लोन भी स्पेसिफिकली लिया या नहीं, जनरल लोन है, बहुत सारी बातें। तो लिखा AS16 के हिसाब से अगर हमें इंटरेस्ट को ऐड करना है तो ऐड करेंगे, वरना नहीं। तो AS16 अभी हमने पढ़ना है, तो उसमें हम देख लेंगे। Bearer plants are accounted for in the same way as self-constructed asset। जो भी हमारा प्रेजेंट लोकेशन के लिए, कंडीशन के लिए जो भी हमने उस पर खर्चा किया होगा, तो ये अगर हमने आम के बाग, आम के पेड़ उगा रहे हैं तो उसका पौधा लगाया, उसकी देखभाल करी, वो सारा खर्चा क्या होगा, कि कॉस्ट में तो ऐड होगा जब तक कि वो फल देने लायक नहीं बन जाता है। तो कॉस्ट की मेजरमेंट जो है, द कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ पीपी एंड इक्विपमेंट इज द कैश प्राइस इक्विवेलेंट एट द रिकॉग्निशन डेट। पेमेंट इज डिफर्ड बियॉन्ड द नॉर्मल पीरियड, और उस पर हम कोई इंटरेस्ट दे रहे हैं तो वो इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होगा जब तक कि AS16 के हिसाब से वो कैपिटलाइज नहीं होना चाहिए। कई बार पीपीई हम एक्सचेंज भी करते हैं, एक असेट दिया दूसरा असेट ले लिया, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, पीपी एक्वायर्ड इन एक्सचेंज फॉर ए नॉन मॉनेटरी एसेट और असेट, और ए कॉम्बिनेशन ऑफ मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी एसेट। देखिए मॉनेटरी एसेट क्या होती है और नॉन मॉनेटरी एसेट क्या होती है, मालूम है किसी को? व्हाट इज मॉनेटरी एसेट एंड व्हाट इज नॉन मॉनेटरी एसेट? बताइए, किसी को मालूम है मॉनेटरी एसेट क्या होती है और नॉन मॉनेटरी एसेट क्या होती है? आपके डेटर है 10,000 के, तो 10,000 ही तो देंगे आपको, मॉनेटरी एसेट है। स्टॉक है 10,000 का, रेट बढ़ गए तो 12,000 मिल जाएंगे, कम हो गए 9,000 मिलेंगे, तो वैल्यू फिक्स नहीं है, तो नॉन मॉनेटरी एसेट होगी। ऐसी लाइबिलिटीज भी मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी हो सकती हैं, लेकिन असेट में जो फिक्स है अमाउंट, इतना ही पैसा मिलेगा। बैंक में पैसा जमा है 50,000, तो 50,000 ही निकलेंगे ना। तो मॉनेटरी है जो फिक्स अमाउंट है। आपकी पीपीई भी नॉन मॉनेटरी है, क्योंकि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, उसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो कॉस्ट ऑफ सच एन पीपीई इज मेजर्ड एट द फेयर वैल्यू। तो ये क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ एन सच एन आइटम ऑफ पीपीई, जो आप बदले में ले रहे हैं तो उसको फेयर वैल्यू पे लीजिए। मतलब आपने ए एसेट दी और बी एसेट ली, तो ये क्या रखा, बी एसेट ली है ना आपने, इसकी फेयर वैल्यू निकालिए, उस पर लिखिए, अनलेस, लेकिन कुछ सिचुएशन में आप ऐसा नहीं करेंगे। क्या? एक्सचेंज ट्रांजेक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस। तो ये जनरली होता ही नहीं है, आपने एक्सचेंज करा लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपने एक कार खरीदी, नहीं, पुरानी कार दी, होता है ऐसा, कोई टेंशन नहीं है, होता है तो हम पता लगा सकते हैं। लेकिन जो आप एक्सचेंज कर रहे हैं ये जनरली होता नहीं है, तो कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, उसका प्राइस नहीं पता चल रहा कुछ है, तो वहां पर आप ऐसा ना करें। या फेयर वैल्यू ऑफ नीदर द असेट रिसीव्ड नोर द असेट गिवन रिलायबली मेजरेबल। आप जो असेट दे रहे हैं या ले रहे हैं उसकी वैल्यू नहीं पता चल पा रही है ना, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करें, तो एक्वायर्ड आइटम्स, आइटम और आइटम्स इज और आर मेजर्ड इन द मैनर इवन इफ एंटरप्राइज कैन नॉट इमीडिएटली डी रिकॉग्नाइज द असेट गिवन अप, और इफ द एक्वायर्ड एसेट इज नॉट मेजर्ड एट फेयर वैल्यू, तो उसकी कॉस्ट को मेजर करना चाहिए जो एसेट दे रहे। अब देखो, मान लिया एसेट आ रही है, उसकी फेयर वैल्यू नहीं पता लगा पा रहे, तो जो एसेट दे रहे हो उसकी वैल्यू तो पता है ना आपको, बुक में वैल्यू क्या है। मान लिया आपने ये एसेट दी और ये एसेट ली और कोई पैसा लेन देन नहीं हुआ, मान लिया ये एसेट नहीं आई है, इसकी फेयर वैल्यू पता नहीं चल पा रही, ये एसेट जो दे रहे हो इसकी बुक वैल्यू 5 लाख, तो इसके बदले में तो आई है, तो 5 लाख ही मान लो, नहीं एसेट 5 लाख की, पुरानी 5 लाख की गई, नहीं 5 लाख की आ गई। An enterprise determine whether an exchange transaction has commercial substance by considering the extent to which the future cash flow are expected to change as a result of transaction। अगर आप देखो,
कमर्शियल ये जो बात थी, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस, इसका मतलब यहां पर ये है, मैंने कुछ और बोल दिया, यहां पर इसका मतलब ये है कि आपने पुरानी एसेट दी, नई आई, और फ्यूचर में कैश फ्लो या इकोनॉमिक बेनिफिट या कैश फ्लो में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो यह है कि जो आप एसेट दे रहे हो, ले रहे हो, कोई फर्क ही नहीं है, वही चल रहा है हिसाब। तो फिर आपको क्या करना चाहिए? फिर कोई फेयर वैल्यू पे नई एसेट को नहीं लिखना, जो एसेट दे रहे हो उसी पे लिखो ना, कोई चेंज ही नहीं हो रहा है ना। तो वो बात यहाँ एक्सप्लेन करी गई है। एन एंटरप्राइज determine whether an exchange transaction has commercial substance by considering the extent to which the future cash flow are expected to change. तो कमर्शियल सब्सटेंस है या नहीं, ये बात डिपेंड करेगा कि आपके फ्यूचर के कैश फ्लो कितने चेंज हो रहे हैं, है ना। तो एक्सचेंज ट्रांजैक्शन कमर्शियल सब्सटेंस कब होगा? जब कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, मतलब रिस्क टाइमिंग अमाउंट of the cash flow of the asset received differ from the configuration of cash flow of the asset transfer. जो asset आ रही है और जा रही है, उन दोनों की टाइमिंग रिस्क अमाउंट में चेंज है, तो हम मानेंगे कमर्शियल सब्सटेंस है। या एंटरप्राइज स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ द पोर्शन ऑफ ऑपरेशन ऑफ द एंटरप्राइज अफेक्ट बाय द ट्रांजैक्शन चेंजेस एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज से फर्क पड़ रहा है, हमारे बिजनेस की वैल्यू पर, ऑपरेशन पर फर्क पड़ रहा है, तो कमर्शियल सब्सटेंस है। एंड द डिफरेंस ए और बी सिग्निफिकेंट है, और हमारी जो असेट एक्सचेंज हो रही है उनका वैल्यू चेंज सिग्निफिकेंट है, मतलब कुछ डिफरेंस दिखाई तो दे। एक असेट दी, दूसरी आगे, कोई फर्क ही नहीं है ज्यादा, तो हम उसे मानेंगे ठीक है, वो तो सेम चल रही है और उसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं है। तो फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर एन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन इज कमर्शियल सब्सटेंस, द एंटरप्राइज स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ द पोर्शन ऑफ ऑपरेशन affecting by the transaction should reflect post cash flows. In certain cases, the result of this analysis may be clear without an enterprise having a performed detailed calculation. तो आपको आफ्टर टैक्स बेनिफिट देखना है, टैक्स की एडजस्टमेंट के बाद। इलस्ट्रेशन नंबर 8, एंटिटी ए ने एक लैंड सरप्लस थी जिसकी बुक वैल्यू 10 लाख थी, उसको एक्सचेंज किया है फॉर कैश ऑफ 20 लाख एंड प्लांट एंड मशीनरी एट 25 लाख। तो इसकी मेजरमेंट कैसे करें? व्हाट विल बी द मेजर्ड कॉस्ट ऑफ द एसेट रिसीव्ड? तो मशीनरी जो है वो क्या माने, कितने की माने, ठीक है। तो आपने क्या करा, एक सरप्लस लैंड दिया जिसकी बुक वैल्यू 10 लाख थी, और उसके बदले में आपने प्लांट एंड मशीनरी ले ली। सिंस द ट्रांजेक्शन एज कमर्शियल सब्सटेंस, क्योंकि देखो एक तो आपने दिया क्या, लैंड, और आया क्या, प्लांट एंड मशीनरी, दोनों बिल्कुल अलग है, तो इसका मतलब ये कमर्शियल सब्सटेंस ट्रांजेक्शन तो है, बिजनेस के ऊपर फर्क तो पड़ रहा है। एक लैंड दिया, दूसरा लैंड आया, सेम वैल्यू है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। द प्लांट एंड मशीनरी वुड बी रिकॉर्डेड एट 25 लाख। प्लांट एंड मशीनरी कितने की है? 25 लाख की, है ना। आपको क्या मिला, एक प्लांट एंड मशीनरी कितने की मिली? 25 की, और कैश कितना मिला? 20 लाख। और इसका मतलब आपकी जमीन कितने की बिकी? 45 लाख की। तो फेयर वैल्यू कितनी हुई? 45 लाख, है ना। तो हम कहना चाहते हैं कि हमारी जो 20 लाख रुपए मिल रहे हैं, प्लांट एंड मशीनरी मिल रही है, तो हमने क्या बोला था, जो मशीन आ रही है उसकी फेयर वैल्यू ले लो। तो जो मशीन आ रही है उसकी फेयर वैल्यू क्या? 25 लाख, ये 20 लाख का कैश। तो एक मोनेटरी और एक नॉन मोनेटरी एसेट मिली, उन दोनों का टोटल किया 45 लाख। तो हमारा जो सरप्लस लैंड है वो 45 लाख में बिका है। 10 लाख वाला तो 35 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, जो पीएनएल में ट्रांसफर कर। इलस्ट्रेशन नंबर 9, एंटिटी ए ने एक्सचेंज करी है कार जिसकी बुक वैल्यू 13 लाख है, और फेयर वैल्यू 13,25,000 है, और एक कैश ऑफ एक तो 15,000 रुपए का कैश लिया, और एक कार लिया है 13,10,000 रुपए की। तो ये 13 लाख वाली एसेट जिसकी फेयर वैल्यू 13,25 है, उसके बदले में 13,25,000 रुपए की आइटम ले ली। देखिए मोर और लेस जो हम कार दे रहे हैं पुरानी, और जो नई कार आ रही है, उन दोनों के बीच में केवल 10,000 का फर्क है ना। तो यहां लिखा था ट्रांजेक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस, क्योंकि एक तो फ्यूचर के कैश पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों एक जैसी टाइप की चीजें, है ना। तो क्या हमें इसे मेजरमेंट किस वैल्यू पर करना चाहिए? तो एंटिटी को क्या करना चाहिए,
एंटिटी रिकॉग्नाइज द असेट रिसीव्ड एट द बुक वैल्यू ऑफ द कार, तो पुरानी के बदले में नई माल। हमें क्या मिला? 15,000 कैश मिला है ना, तो 13 लाख रुपए वाली एसेट के बदले में 15,000 मिल गया, तो हम ये मानेंगे 13 लाख वाली एसेट गई, बदले में हमें एक तो 15,000 मिल गए, तो इसका मतलब बाकी जो एसेट है कितने की है? 12,85,000, तो उसे 12,85,000 में लिखेंगे नई कार। अगर ये कमर्शियल सब्सटेंस होता तो वही पिछली बार की तरह हम इसे क्या करते, पुरानी कार को 13,25 में बेचा हुआ मान के 25,000 का प्रॉफिट ट्रांसफर करते और नई कार 13,10,000 में लिखते। दोनों में फर्क समझ में आया? दोनों एग्जाम्पल आ गए हमारे पास, है ना। फेयर वैल्यू ऑफ एसेट इज रिलायबली मेजरेबल if the variability in the range of reasonable fair value measure is not significant and the probability of various estimate, ये वही बात है जो हमने अभी अभी किया है, बहुत ज्यादा ना जा करके, सीधी सी बात है, क्वेश्चन को देखकर पता चल जाएगा बहुत चेंजेस हो रहा है, फ्यूचर कैश फ्लो अलग अलग आइटम है या नहीं, वैल्यू उनकी सिग्निफिकेंट चेंज है या नहीं, तो उससे हम पता लगा लेंगे, ठीक है। अब यहां ये लिखा है द फेयर वैल्यू ऑफ एन एसेट इज रिलायबली मेजरेबल, तो फेयर वैल्यू हमें कब पता चलेगा कि हम सही से पता लगा सकते हैं? इफ द वेरिएबिलिटी इन द रेंज ऑफ रीजनेबल फेयर वैल्यू मेजरमेंट इज नॉट सिग्निफिकेंट फॉर दैट एसेट और द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द वेरियस एस्टिमेट विद इन द रेंज कैन बी रीजनेबली असेस्ड एंड यूज्ड व्हेन मेजरिंग फेयर वैल्यू। देखो ऐसा होता है किसी चीज की वैल्यू का अंदाजा लगाने में उसकी फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा नहीं है ना, वेरिएबिलिटी इन द रेंज ऑफ रीजनेबल फेयर वैल्यू बहुत फर्क नहीं है। मान लिया हम कह रहे हैं या तो इसकी वैल्यू 10 लाख होगी या 10 लाख 5,000, 5,000 का फर्क है, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। प्रोबेबिलिटी जो अलग अलग एस्टिमेट है वो भी बहुत आराम से हम पता लगा सकते हैं। इफ एन एंटरप्राइज इज एबल टू मेजर रिलायबली द फेयर वैल्यू ऑफ ईदर द एसेट रिसीव्ड और एसेट गिवन अप, द फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप is used to measure the cost of asset received unless the fair value of asset received is more clearly evident। अगर दोनों asset की फेयर वैल्यू हम निकाल पा रहे हैं नॉर्मली, तो हम जो एसेट दे रहे हैं वो हमारी एसेट है ना, उसके बारे में ज्यादा जानते हैं, उसकी फेयर वैल्यू को ज्यादा ध्यान दो। लेकिन अगर एक्सेप्शनली जो नई एसेट आ रही है उसके बारे में ज्यादा अच्छे से पता लगा सकते हैं तो उसके बारे में। इलस्ट्रेशन 10 क्या कह रहा है? हमारी एक एसेट है 5,60,000 की जिसकी आज की वैल्यू 420 है, मतलब मार्केट में रिप्लेस करेंगे तो 420 की जाएगी। एक नई मशीन ली है हमने फॉर विच एन अमाउंट ऑफ 230 हैज बीन पेड, 2,30,000 हमने दिया है और ये मशीन भी दे दी हमने, तो हमारी मशीन ये कितने की थी? 420 प्लस 230, इस हिसाब से हो गया 650। इस हिसाब से अगर हम ये लगाएंगे तो नई मशीन 650 की है ना, लेकिन जो नई मशीन है उसकी मार्केट वैल्यू 7,15,000 है, तो अब पुरानी मशीन भी है उसके हिसाब से वैल्यू कुछ और आ रही है, नई के हिसाब से कुछ और आ रही है, तो अब क्या करना चाहिए? तो लिखा फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट 715 है ना, तो अब मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस बताइए इतने की आती है ये, तो इस मार्केट प्राइस में अब देखो एक है पुरानी एसेट, ठीक है, एक पुरानी एसेट है और एक नई एसेट। अब देखो अगर एक पुरानी एसेट आ रही है, पुरानी एसेट दे रहे हैं, पुरानी एसेट आ रही है तो उसकी वैल्यू लगाना, पता लगाना मुश्किल है, लेकिन अगर एक नई एसेट ले रहे हैं जिसका मार्केट है और मार्केट वैल्यू है तो वो ज्यादा अच्छे से पता है हमें, तो इसका मतलब नई एसेट ज्यादा अच्छी वैल्यू बता रही है हमें, मोर क्लियरली एविडेंट है, तो जिसकी ज्यादा वैल्यू क्लियरली पता होती है उसे हम ले लेते हैं। तो नई एसेट कितने की है? 715। तो अगर हम ये देखें नई एसेट 715 की है और हम कितना पैसा दे रहे हैं? 230, तो पुरानी कितने में जा रही है? 715 माइनस 230, तो हमारी कितने में जा रही है एसेट? 485, और उसकी WDV कितनी है? 560, तो 560 वाली 485 में जा रही है, तो 75,000 का लॉस हो रहा है हमें, वो जाना। तो ज्यादा क्लियरली एविडेंट कौन है वो हमें देखना। पीपी परचेज फॉर ए कंसोलिडेटेड प्राइस, कई बार हम पीपी कंसोलिडेटेड प्राइस के लिए इकट्ठा पेमेंट करके खरीद लेते है ना, तो आपके लिए बहुत ज्यादा ना हो जाए तो यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अभी इतना करते हैं क्योंकि ये हमारी 2 से 3 क्लासेस तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लेगा ही लेगा, तो यहाँ से हम
नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे।